मैं काली सी थी। जब भी मालकिन मुझे देखती तो कहती, रानी आ तेरा फेशियल करूं, तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं इनकार कर देती। एक दिन मालकिन ने ज़बरदस्ती मेरा फेशियल करते वक्त ऐसी मसाज की कि मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो मैं खुद को पहचान तक ना सकी, क्योंकि मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यूँ मालकिन मुझे हैरान होता देख कर कहती, ये सब मेरे पार्लर का कमाल है। एक दिन मैंने छुपकर पार्लर में लगे हुए कैमरे से अपनी वीडियो देखी तो मुझ पर सकता सतारी हो गया, क्योंकि मालकिन मेरे खूबसूरत नए नक्श को देखकर गर्विदा हो गई थी। वो हर रोज़ इसरार करती कि रानी आ जाओ, मैं तुम्हारा फेशियल कर दूँ। मैं हंस देती और कहती, बाजी हमने फेशियल करके करना ही क्या है, सारा दिन मिट्टी धूल और धूप में काम करना पड़ता है, इधर फेशियल क्या ज़ाया हो जाएगा। बाजी हंसकर कहती, तुम मत सोचो इन बातों को, ज़ाया जाना है तो जाने दो, एक बार मेरा शौक तो पूरा हो जाएगा। दरअसल मुझे अपने रंग और रूप की इतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि हमारी बिरादरी में ऐसे दबे दबे रंगों से भरी पड़ी थी। इसीलिए ना कोई बात सुनाता और ना ही ताना देता था। बाजी ने इसरार करके मुझे पकड़ ही लिया था और मेरा फेशियल करने लगी थी। मैं सो गई थी। जब सोकर उठी तो देखकर जान ही निकल गई कि मेरी बाजी तो मेरे। आज फिर बाजी ने जोर लगा दिया था कि रानी आज तुम घर का कोई काम ना करो, बल्कि यहाँ आकर बैठ जाओ। आज मुझे अपनी मनमानी करने दो। आज मैं वाकई बहुत थकी हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था काम करने को। आरामदेह कुर्सी पर बैठकर चेहरे का मसाज करवाने से अच्छी बात और क्या हो सकती थी। भला मैं आराम से जाकर कुर्सी पर बैठ गई। बाजी आराम आराम से फेशियल करने लगी थी। मुझे गनूदगी होने लगी थी। यूं ही फेशियल करवाते करवाते आंख लग गई और मुझे खबर ही ना हुई कि कब मैं सो गई। जाने कितने घंटे में सोती रही। जब आंख खुली तो आईना देखकर कांप गई थी। मैं खुद को पहचानने से कासिर थी। मैं बोली, बाजी ये क्या है, रानी कहाँ गई, और आईने में नजर आने वाली इतनी खूबसूरत दुल्हन कौन है। बाजी हंसती थी, बोली, रानी तुम बिला वजह ही कतरा रही थी। देखो मेरे पार्लर का कमाल, तुम्हें तो मैंने परी बना दिया है। मैं बोली, बाजी अब तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मुंह धो लूं। बाजी बड़ी खुश थी, जबकि मैं खुद को आईने में देख देख कर मुस्कुराती जा रही थी। मजदूर बंदा ज्यादा देर कुछ भी नहीं रह सकता। शाम होने वाली थी, इसलिए मैंने मुंह धो लिया और घर चली गई। घर जाते ही अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली, रानी ये तेरे चेहरे को क्या हो गया है। मैं खुशी खुशी अम्मा को सारी बात सुनाने बैठ गई। मैं बोली, अम्मी बाजी ने मेरा फेशियल किया और फिर मुझे दुल्हन बना दिया। जब मेरी सच में शादी होगी तो मैं बाजी से ही मेकअप करवाऊंगी। तुम देखना पूरी बिरादरी की लड़कियां जलकर राख हो जाएंगी। अम्मा गुस्से से बोली कि चुप कर जा, ये ऑल फोल बके जा रही हो। ये अपनी शक्ल देखो कैसे नीलो नील हुई पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे अपनी बाजी से खूब मार खाकर आई हो। मैं अम्मी की बात सुनकर सहम गई थी। जल्दी जल्दी उठकर आईना देखा तो कांप गई थी। मेरा पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उड़कर बाजी के पास जा पहुंचूं और उनका गला दबोच लूं। लगता है उसने मेरे चेहरे पर खराब मेकअप कर दिया था। मैं सारी रात गुस्से से लुढ़ती रही। सुबह सबसे पहले उठकर मैंने अपना चेहरा आईने में देखा। हर किस्म के दाग धब्बे दूर हो चुके थे। मेरा चेहरा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। मेरा दिल बाग बाग हो गया था। अम्मा ने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने मेरी नज़र उतार दी। मैं जब बाजी के घर काम के लिए गई तो उन्हें सारी दास्तान सुनाकर बोली, बाजी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। बाजी बोली, ये फेशियल कट इम्पोर्टेड है। अगर 7 दिन तक तुम मुझसे हर रोज़ फेशियल करवाया करोगी तो तेरे घर वाले भी तुम्हें पहचान न पाएंगे। मैं अंदर ही अंदर खुश तो बड़ी हो गई थी, मगर मैं बोली, बाजी काम का क्या बनेगा। बाजी बोली, कोई बात नहीं, काम को तुम गोली मारो। वैसे भी मेरे दोनों बच्चे अपनी नानी के घर हफ्ता भर ठहरने के लिए गए हैं, वही घर में घर डालते हैं। अब तो मेरा घर शीशे की तरह चमकता है। शोहर तो वैसे भी रात को घर लौटते हैं। तुम हर तरफ से बेफिक्र हो जाओ, तनख्वाह भी तुम्हें पूरी मिलेगी, वरना इस बार मैं तुम्हें तनख्वाह भी दुगना दूंगी। मैं बाजी की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने सोचा कि इसमें बाजी का क्या फ़ायदा है। एक तो वो मुझसे काम नहीं ले रही, दूसरा इतना महंगा फेशियल और मेकअप भी कर रही है, वो भी मुफ्त। मेरे दिल में शक की कोंपल फूट गई थी, मगर फिर सोचा मुझे बिलावजा शक करने की ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपना फ़ायदा देखकर ही किसी के साथ भलाई करे। मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर फेशियल करवाने लगी। मेरी बाजी के हाथों में जादू था।
وہ جیسے میرا مساج شروع کرتی میں نیند کی وادیوں میں کھو جاتی۔ جب میں سو کر اٹھتی تو آج پھر میں حیران رہ گئی کیونکہ آج بھی میرے چہرے پر بہت ہی خوبصورت میک اپ لگا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی لیکن اتنا زور کا چکر آیا کہ میں کرسی سے گر گئی تھی۔ باجی بولی آرام سے رانی، ابھی تو گہری نیند سے اٹھی ہو، ابھی چکر آئیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ جب میں ذرا سنبھلی تو آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں آج کل سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں باجی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی باجی ایک بات کہوں؟ وہ بولی ہاں رانی کہو، کیا کہتی ہو؟ میں بولی باجی میری شادی ہوگی تو میرا میک اپ آپ کر دیں گی؟ باجی ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ وہ بولی کیوں رانی، تیری شادی کب ہے؟ کیا تم میرے گھر کا کام چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے تجھے؟ ابھی صبر کر لے، بعد میں تو میاں بیوی مار ہوتی ہے یا پھر صبح شام باتیں سننی پڑتی ہیں۔ میں ہنس کر بولی باجی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے دروازے پر میری بارات کھڑی ہو۔ میرا تو ابھی رشتہ بھی پکا نہیں ہوا، میں نے تو ایسے ہی ایک بات کر دی تھی۔ باجی کا چہرہ ایک دم سے کھل گیا تھا۔ وہ بولی ہاں رانی، میں تیری شادی کا بھی میک اپ کر دوں گی۔ میں گھر جاتے ہوئے یہ سوچتی رہی کہ باجی میری شادی کی بات سن کر کیوں اتنی گھبرا گئی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنے میں گھر آ گیا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر دوڑ کر میرے پاس آئی اور بولی کیا بات ہے رانی، تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی اماں تو اپنے پیارے سے منہ سے کبھی اچھی بات بھی نکال لیا کر، تجھے کیوں لگا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا؟ اماں بولی تیرے ماتھے سے یہ جو ببل ببل کر خون بہہ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہی تھی۔ یہ چوٹ تجھے لگی کیسے ہے؟ اماں کی بات سن کر میری تو ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ میں نے ماتھے کو چھوا تو میری انگلیاں سرخ ہو گئی تھی۔ آئینہ جا کر دیکھا تو سارا چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ میں نے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنا شروع کر دیا، خون جم گیا تھا جبکہ میرے چہرے پر ایک گہرا سا کٹ لگا ہوا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی اماں اس کٹے ہوئے ماتھے والی لڑکی کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اماں نے میری کمر پر دھکا رسید کیا اور بولی تجھے دن رات اٹھتے بیٹھتے بس شادی کے خواب ہی آتے رہتے۔ میں چپ کر گئی، دل بڑا دکھی تھا۔ رات کا کھانا بھی نہ کھایا مگر صبح شیشہ دیکھا تو منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اماں بیچاری بھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی رانی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں بولی اماں یہ دیکھ میرے چہرے سے نشان غائب ہو گیا ہے۔ اماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ غصے سے بولی رانی میں جان گئی ہوں کہ یہ سب تو اپنی بوڑھی ماں کو تنگ کرنے کے لیے کرتی ہے، نہ جانے تو مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تو ایک بار ہی میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دے تاکہ تیرے دل میں کوئی ارمان نہ بچے۔ میں نے اماں کو گلے لگا لیا اور بولی اماں تیرے سر کی قسم یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی، نہ جانے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن تو فکر نہ کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کو تو میں نے دلاسا دے دیا تھا مگر میرا خود کا دل ڈر رہا تھا کہ نہ جانے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں کام پر پہنچی تو باجی بولی کیا بات ہے رانی، آج بڑی پریشان سی لگ رہی ہو؟ میں بولی باجی کل گھر گئی تھی، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اماں بھی پریشان ہوئی تھی، ماتھے پر گہرا کٹ لگا ہوا تھا مگر جب صبح ہوئی تو منہ صاف ستھرا تھا۔ باجی بولی رانی تو بھی پاگل ہے، میں نے کل جاتے سمے تیرے ماتھے پر میک اپ ہی ایسا کیا تھا کہ تجھے لگے کہ خون نکل رہا ہے۔ وہ میک اپ میں نے کل ہی یوٹیوب سے سیکھا تھا۔ تو بھی چلی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ اب مجھے باجی پر شک ہوا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے مگر اس جھوٹ کے پیچھے چھپی وجہ کو میں جان نہ پائی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب میں جلنے کی بو سے چونک گئی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کے بھاگی تو باجی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی رانی تو کدھر جا رہی ہے؟ میں بولی باجی کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، کچن میں جا رہی ہوں، دیکھوں کیا جل رہا ہے۔ باجی ہنس کر بولی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں جل رہا، تجھے بس وہم ہو رہا ہے۔ میں نے گہری گہری سانس کھینچی تھی، میں نے بو سونکھ سکتی تھی سچ میں ہی کچھ جل رہا تھا لیکن باجی مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی؟ باجی نے کیوں کہا کہ کچھ نہیں جل رہا؟ باجی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور بولا کہ ادھر بیٹھ کر فیشیل کا مزہ لو، دیکھو میں کتنے آرام سے تمہارے چہرے پر مساج کرتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آج دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں آج فیشیل کرواتے ہوئے ہرگز نہیں سوؤں گی۔ دیکھوں تو صحیح باجی مفت میں میرے لیے سب کرتی کیوں ہیں، وہ مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہیں؟ میں ابھی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ میرا جی متلانے لگا۔ میں اٹھ کر باتھ روم کی جانب بھاگی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی چکر آتے ہیں تو کبھی متلی ہوتی ہے۔ میں جب باتھ روم سے نکل کر باہر آئی
तो बाजी का चेहरा खुशी के मारे सुर्ख हो गया था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैं हैरान रह गई, बाजी क्यों इस कदर खुश हुई है। मैं कुर्सी पर बैठी और बाजी के चेहरे को आईने से देखती जा रही थी। वह बड़े मसरूफ से अंदाज में अपना काम कर रही थी। न जाने इसको देखते ही देखते कैसे मेरी आंख लग गई थी। मैं सोकर उठी तो खुद को कोसने लगी कि आज भी बाजी का राज जान ना पाई। मैं उठ बैठी तो मुझे सामने से एक बड़ी कतार नजर आई। वहाँ औरतें ही औरतें थीं। मैं बाजी से बोली, ये औरतें कौन है? बाजी बोली, ये सब औरतें मुझसे फेशियल करवाने आई हैं। जो फेशियल मैं तुम्हारा मुफ्त में करती हूँ, ये 10,000 देकर करवाएंगी। मैंने सर हिला दिया था। फिर मैंने अपना अच्छा सजा सजाया रूप देखा, मगर आज भी किसी किस्म की कोई खुशी ना हुई थी, क्योंकि मेरा सर चकरा रहा था। जिस्म दर्द की वजह से चूर चूर हो रहा था। मैंने उठकर ना हाथ धोया और घर जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं हाय हाय करती जा रही थी। अम्मा मेरे सराहने खड़ी रो रही थी। बोली, रानी तू तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा होकर रह गई है। तू तो कहती है कि तेरी मालकन तुझसे काम नहीं लेती, बस कुर्सी पर बिठाकर मुंह पर लेपा पोची करती रहती है। तो तुम्हारा ये हाल कैसी है? चेहरा इतना ज़्यादा जैसे तुझमें एक कतरा भी खून का ना हो। गोश्त हड्डियों से लग गया है। फिर अम्मा एकदम चौंक कर बोली कि तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैं बोली, अम्मा सुबह ले जाना, अभी तो चक्कर ही इतने आ रहे हैं कि चली तो गिर जाऊंगी। अम्मा गुस्से से बोली कि तू तो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। तेरे साथ की लड़कियां लोगों के घरों में काम करती हैं, मगर किसी एक का भी हाल तेरे जैसा नहीं है। वो तो हर वक्त तैयार होशियार रहती हैं। अब बस तेरा काम खत्म। तू नहीं करेगी किसी के घर का, मैं जानूं और मेरा काम जाने। तू घरदारी करेगी, तेरे लिए कमा कर ला दूंगी। मैं चुप कर गई थी। ऐसे ही लेटे लेटे मुझे नींद आ गई थी। सुबह के 11 बजे मेरी आंख खुली। मैं अम्मा से बोली, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुझे भी तो मालूम है ना कि मैं 9 बजे बाजी के घर काम के लिए चली जाती हूँ। अम्मा बोली, मैंने तुझे रात में ही कह दिया था कि तू अब किसी के घर में काम नहीं करेगी, तू बस आराम करेगी। हम दोनों माँ बेटी अभी बात कर ही रहे थे कि अम्मा का नन्हा सा मोबाइल शोर करने लगा। अम्मा ने कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया था। अम्मा बोली, मालकन आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आज आपके घर नहीं आ सकेगी। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। पता नहीं बाजी क्या कुछ बोलती जा रही थी। अम्मा बोली, मालकन मैं कुछ नहीं कर सकती। पैसे से ज़्यादा मुझे अपनी बेटी अजीज़ है। अम्मा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया था। अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, तू अपनी इस मालकन की इतनी तारीफ़ें क्या करती थी? वो तो इतनी खुदगर्ज औरत है। कह रही थी कि रानी को डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनाडॉल गोली तो ठीक हो जाएगी और उसे मेरे घर लाजमी भेज दो। मैं चुप कर गई थी। अम्मा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि हमारे घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी थी। फिर मालकन हमारे घर दाखिल हो गई। वो बोली, रानी तू अभी तक यहीं बैठी है? मैंने तुम्हारी अम्मी से कहा भी था कि वो तुझे मेरे घर छोड़ जाए। तू नहीं जानती कि आज फेशियल का चौथा दिन है। तो आज ना आई तो गजब हो जाएगा। तो इतनी बदसूरत हो जाएगी कि पहचानी भी नहीं जाएगी। मैं बाजी की बात सुनकर डर गई थी। मैं चारपाई का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई थी। मैं बोली, बाजी बस चलने को तैयार हूँ। अम्मा जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, बैठ जा आराम से रानी, तू आज डॉक्टर के पास जाएगी। बाजी एकदम ही अपना मालकन वाला मकाम भूलकर अम्मी की मिन्नत समाजत करने लगी थी। वो बोली, अम्मा जी रानी को मेरे साथ जाने दें, वहाँ भी तो इसकी आराम ही करना है। मैंने कौन सा इससे काम करवाना है? अम्मा ने बड़ी ही मुश्किल से इजाज़त दी थी। मैं बाजी की गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि बाजी ये सब क्यों कर रही है, उसका इसमें क्या फ़ायदा है। मैंने सोचा आज तो मैं बाजी का राज जानकर ही रहूंगी। यूँ हम जब बाजी के घर पहुंचे तो हमारा इस्तकबाल अजीब सी बदबू ने किया था, जैसे कुछ जल रहा हो। लेकिन मैंने बाजी से जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि बाजी ने कौन सा मेरी बात पर यकीन कर लेना है। खैर मैं कुर्सी पर बैठ गई, मगर ये क्या, अभी बाजी ने मसाज शुरू ही किया था कि मुझे फिर से नींद आने लगी थी। मैं जब सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। मैं फिर चकराते हुए सर को संभाल कर कुर्सी से उतरकर सोफे पर बैठ गई। मुझे यूं फुर्सत से बैठा देखकर बाजी बोली, रानी आज तो तू बड़ी देर सोती रही है, ऐसा करके अपने घर चली जा, तेरी वालदा भी मुंतजिर होगी। मैं बोली, बाजी चक्कर ज़रा कम हो जाए तो जाती हूँ। बाजी इस बात में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे उसी वक्त का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं उठकर खड़ी हो गई
और यहाँ वहाँ चीज़ें उठा उठा कर देखती रही कि कोई सुराग मेरे हाथ लग जाए, मगर मुझे कुछ भी नज़र ना आया। तभी मेरी नज़र एक नन्हे से कैमरे पर पड़ी थी। वो पार्लर की देखभाल के लिए लगाया गया था। मेरे दिमाग ने एकदम से काम करना शुरू कर दिया। ये कैमरा बाजी 1 महीना पहले ही लेकर आई थी। तब बाजी का पार्लर भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। बाजी ने फुर्सत से बैठकर मुझे वो कैमरा चलाना सिखाया था और फिर ये भी बताया था कि इसमें वीडियो कैसे देखते हैं। मैं 7 जमातें पास थी, इसलिए जल्द सीख गई थी। इस कैमरे का कंप्यूटर दूसरे कमरे में लगा हुआ था। मैंने यहाँ वहाँ नज़र घुमाई तो कोई भी न था। मैं दबे कदमों से चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। वहाँ टीवी मौजूद था। मैंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली और उसके सामने जा बैठी। मैंने बटनों को छेड़कर 5 घंटे पहले वाली वीडियो निकाल ली थी। मैं कंप्यूटर में नजर आने लगी थी। मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी। बाजी मेरी मसाज कर रही थी। फिर उसने एक डबिया उठाई और दवाई अपनी उंगली पर लगा ली। फिर मेरे नाक के पास की तो मैं सो गई। बाजी ने जल्दी जल्दी मेरा मेकअप किया। फिर आगे जो कुछ हुआ देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। बाजी एक गुड्डा और चंद कागज लेकर आई थी। वो कागज जलाकर उसने गुड्डे के अंदर सुइयां घोंपना शुरू कर दी थी। मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। मैंने जल्दी से वो सब कुछ छोड़ा और अपने घर की जानिब भाग खड़ी हुई थी। मैं लरज कर रह गई थी। घर जाते ही मैं चारपाई पर गिर गई थी। अम्मा ने मुझसे मेरी तबीयत के मुतालिक पूछा तो रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मा मैं ठीक नहीं हूँ। अम्मा मुझे किसी पीर फकीर के पास दम डलवाने के लिए ले जा। अम्मा भी डर गई थी। वो मुझे एक बहुत सी पहुँचे हुए पीर के पास ले गई थी। उसने मुझ पर दम डाला और मेरा हिसाब किया तो बोला कि इस लड़की पर काले जादू के बहुत ही खतरनाक वार चले हैं। वार ऐसे हैं कि या तो ये पागल हो जाएगी या शक से कर मर जाएगी। अम्मा और मैं एक दूसरे के गले रख कर रोने लगी थी। फिर बोला कि ये कुरानी आयत सुबह शाम पढ़कर खुद पर फूंका करो, सूरज रहमान पढ़कर दम करके पानी पिया करो, इंशाल्लाह फाका पड़ेगा। हम दोनों माँ बेटी घर आ गई थी। मैं सारी रात कुरान पाक पढ़ती रही थी। मैं यही सोच सोच कर सूखती चली जा रही थी कि आखिर बाजी ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है। उसने मुझ पर काला जादू क्यों किया था। मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ था। सुबह बाजी का फिर से फ़ोन आया तो मैंने अम्मी को इशारा किया कि वो बाजी को कह दे कि वो मुझे गाड़ी पर लेने आ जाए। अम्मी ने कह दिया। आधे घंटे के बाद बाजी हमारे घर मौजूद थी। वो बोली, रानी जल्दी जल्दी उठो, देर हो रही है। मैं बोली, बाजी घड़ी भर को यहाँ बैठ जाए, मुझे आपसे बात करनी है। बाजी बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो। मैं बोली, बाजी आजकल तो नफसा नफसी का दौर है। हर शख्स को खुद की अपनी ज़ात की पड़ी होती है। आप मुझ पर इस कदर क्यों मेहरबान थी। ये बात मुझे समझ ना आती थी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो आप पर शक हुआ। मैंने पार्लर में लगे कैमरे से देखा कि आखिर सच्चाई क्या है। बाजी वो गुड्डा और तावीज़। बाजी एकदम से बौखला गई थी। मैं बोली, बाजी हम पीर के पास दम डलवाने गए थे तो उसने कहा कि मुझ पर काले जादू का पार चला है। आपको पता है क्या, मैंने पीर से कहकर वो काला जादू उस औरत के बच्चों पर वापस पलटा दिया है। इसने मुझ पर जादू करवाया है। आखिरी बात मैंने भी झूठ बोली थी। मैं फक्त बाजी को डराना चाहती थी, वरना मैं इतनी गिरी हुई हरकत कहाँ कर सकती थी। बाजी एकदम डर गई थी। वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी थी और सिसक कर बोली, रानी ये सब मैंने किया है तेरे साथ। तू वो काला जादू मुझ पर पलटा दे, मगर मेरे बच्चों को बख्श दे। रानी तू नहीं जानती मैं कितनी मजबूर हूँ। मेरा शोहर जुआरिया है। वो जो कमाता है जुए में हार जाता है। मैं और मेरे बच्चे फाके तक सह रहे थे। फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया और अपने घर में पार्लर खोल लिया, मगर ये भी नाकाम होता नजर आया। तो मैं रोज़ी में बरकत के लिए तावीज़ लेने चली गई। वहाँ एक आमिल बैठा था। वो बोला, काला जादू कर लो, 100% कामयाबी होगी। तुझे बस करना ये है कि एक कुंवारी लड़की दुल्हन के सामने बैठकर 7 दिन चिल्ला काटना है, तेरा काम हो जाएगा। मुझे सबसे पहले रानी तेरा ही ख्याल आया था। मैं नहीं जानती थी कि इस काले जादू का कोई नुकसान भी है, वरना मैं भूखी मर जाती, मगर ये सब ना करती। तू मुझे माफ़ कर दे। मैं आज ही वो गुड्डा और ताबीज़ पानी में बहा दूंगी। बाजी रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई। वो बोली, मैं और मेरे बच्चे भूख काट लेंगे, मगर ये हरगिज़ इरादा नहीं करूंगी कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। मुझे बाजी की बातों में सदाकत नजर आई थी, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया था। बाजी अपनी बात की पक्की थी। उसने तावीज़ वगैरह बहा दिए थे। मैं एक शब में बेहतर हो गई थी। अब बाजी की मेहनत देकर औरतें दूर दूर से उनके पास आती थी। बाजी का काम निकल पड़ा था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ काम पर लगा दिया था
اور اچھی خاصی تنخواہ دینے لگی تھی۔ باجی بولی، تو اب کسی کے کام نہیں کرے گی بلکہ اپنا پارلر کھول لینا، اس طرح تیرا رشتہ بھی اچھی جگہ آ جائے گا۔ میں شادی کی بات سن کر ہنس دی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا۔